Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am anti-test expert and on the behalf of PGC, I say you welcome in STEP anti-test preparation program. Dear students, आज हम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की डिस्कशन करेंगे विच इज़ कंडक्टेड बाय द स्टेप अंडर द अम्ब्रेला ऑफ PGC. तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 के स्टेटमेंट देखिए. यहाँ पर कहा जा रहा है पॉइंट डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन. आपने वो पॉइंट बताना है जहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है. डियर स्टूडेंट्स, आप अपने FSC वाले सिलेबस में और अपनी एंटी टेस्ट की क्लासेस में भी जो कॉन्टीन्यूटी क्राइटेरिया है उसको आप डिस्कस करके आए हैं. क्या होता है कॉन्टीन्यूटी क्राइटेरिया? पहली कंडीशन ये होती है कि f(a) इज़ डिफाइंड, यानी कि जिस पॉइंट पे आप कॉन्टीन्यूटी चेक करना चाहते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है उसको डिफाइंड होना चाहिए. सेकंड कंडीशन क्या होती है? लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) एग्जिस्ट, यानी कि उस पॉइंट पे लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए. मीन टू से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल होना चाहिए और डिफाइंड होना चाहिए. एंड थर्ड वन इज़ दैट के वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ये आपने कॉन्टीन्यूटी क्राइटेरिया एट अ पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है. तो यहाँ पर आपको जो फंक्शन गिवन है वो क्या है? इट इज़ sin x mod डिवाइडेड बाय sin x. तो सबसे पहले आप फर्स्ट कंडीशन को चेक करें कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, बिकॉज आपने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है. तो अल्फ़ा ऑप्शन में लिखा हुआ π/6. अगर आप यहाँ पर π/6 पुट करेंगे तो आपको मालूम है कि sin π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2. ऊपर भी 1/2 आएगा, नीचे भी 1/2 आएगा. फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड आएगी, अनडिफाइंड नहीं होगी. इसी तरह से बीटा और डेल्टा इन दोनों ऑप्शन पे भी फंक्शन डिफाइंड होगा. लेकिन चार्ली ऑप्शन में जो पाई लिखा हुआ है, अगर आप पाई पुट करेंगे तो sin π0 कौन सी फॉर्म बनेगी? ये बनेगा 0/0 विच इज़ अनडिफाइंड. इसका मतलब है कि पाई वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है. इसका मतलब ही हुआ कि पाई जो है ना वो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी है. यही हमारा आंसर है. अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर लिमिट को भी चेक कर सकते हैं. अगर आप पाई पे लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि फंक्शन के अंदर मॉडुलस इन्वॉल्व है, तो जब भी फंक्शन के अंदर मॉडुलस इन्वॉल्व होता है देन आपको लाजमी तौर पर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अलग अलग फाइंड करना पड़ता है लिमिट फाइंड करने के लिए. तो अगर आप लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो मॉडुलस हटाने के लिए इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज पाई की जब लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे पाई से लेस वैल्यू की. तो पाई से लेस वैल्यूज़ जो हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में आती हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. तो अगर मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू किसी पॉइंट पे पॉजिटिव आ रही हो तो मॉड हटाने के लिए उसके साथ क्या लगाना पड़ता है? पॉजिटिव साइन लगाना पड़ता है. जब आप राइट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे तो मॉड हटाने के लिए इसके साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, बिकॉज पाई से बड़ी वैल्यूज़ आती हैं थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? वो नेगेटिव होता है. तो जिसके लिए साइन नेगेटिव होगा यानी कि फंक्शन नेगेटिव होगा, मॉड हटाने के लिए उसके साथ क्या लगाना पड़ता है? नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है. अब ये sin x अप एंड डाउन कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 1 पे जो भी लिमिट अप्लाई करेंगे उसका आंसर 1 ही आएगा. यहाँ पर भी साइन अप एंड डाउन कैंसिल होगा और बाकी बचेगा -1. -1 पे जो मर्जी लिमिट अप्लाई हो रही हो आंसर क्या आएगा? -1. यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगी. यानी कि इस फंक्शन के लिए पाई पे लिमिट क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी कि लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही. तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन क्या है? वो डिसकॉन्टीन्यूस है. बहरहाल सिर्फ वैल्यू ऑफ फंक्शन के ऊपर ही हमारा डिसीजन हो चुका है. लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है जब आप एंटी टेस्ट को अटैम्प्ट कर रहे होंगे. यहाँ पर जस्ट हमने प्रैक्टिस के लिए आपको ये सारी चीज़ डिस्कस करवाई है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस वेयर f(x) इज इक्वल टू 1/x एंड g(x) इक्वल टू x³. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए आप अपने सिलेबस में भी पढ़ के आए हैं FSC में, और आप अपनी एंटी टेस्ट की क्लास में पढ़ के आए हैं कि f(g) इज़ नॉट इक्वल टू g(f) होता है.
यानी कि हम ये कहते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। अगर यहाँ पर ऊपर फंक्शंस ना लिखे होते तो हमारा आंसर वही होना था कि एफ ऑफ जी इज़ नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। लेकिन जब फंक्शंस दे दिए जाएं तो फिर पर्टिकुलर केसेस में एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन फंक्शंस हैं हमें उनके लिए पहले चेक करना पड़ेगा कहीं कोई ये ऐसे फंक्शंस तो नहीं हैं जिसके लिए एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों इक्वल आ जाएं। तो आइए चेक करते हैं। अगर आप इनके लिए एफ ऑफ जी फाइंड करते हैं तो एफ ऑफ जी एक्स का क्या मीनिंग है कि फंक्शन एफ में एक्स की जगह पर आपने जी एक्स पुट करना है। जी एक्स क्या है? एक्स क्यूब। अगर एक्स की जगह पर एक्स क्यूब पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 1/x क्यूब। और अगर आप जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करते हैं तो आपने जी फंक्शन में एक्स की जगह पर एफ एक्स पुट करना है। तो जब यहाँ पर एक्स की जगह पर 1/x पुट करेंगे तो ये भी बनेगा 1/x क्यूब। तो ज़रा गौर कीजिए, एफ ऑफ जी क्या आ गया है? जी ऑफ एफ के इक्वल आ गया है। मीन टू से ये बात आपने याद रखनी है कि बहुत सारे रिजल्ट्स जो इन जनरल ट्रू नहीं होते हैं वो पर्टिकुलर केसेस में ट्रू हो सकते हैं। तो अगर वैल्यूज़ गिवन हों देन आपने उस रूल को चेक करना है कि क्या इस पर्टिकुलर केस में ये रूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ इक्वल आ गया है, इसलिए हमारा आंसर अल्फ़ा ऑप्शन वाला नहीं होगा बल्कि कौन सा होगा? बीटा ऑप्शन होगा। एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों इक्वल होंगे। अगर आप चार्ली ऑप्शन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एफ ऑफ एफ इज़ इक्वल टू जी ऑफ जी, तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो ये इनकरेक्ट है। हमें अपना करेक्ट आंसर मिल चुका है विच इज़ बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। अगेन एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ x - 2 डिवाइडेड बाय x² - 4। जब भी आपके पास एक रैशनल फंक्शन आता है उसका वर्टिकल एसिम्पटोट उस पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 होता है। जब आप डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखेंगे, 4 इधर आएगा, बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बनेंगी। एक होगी x इक्वल टू 2, एक होगी x इक्वल टू -2। लेकिन यहाँ पर अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखने से जो हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं ज़रूरी नहीं कि ये सभी के सब ही एसिम्पटोट की इक्वेशंस हों, बल्कि इनमें से वो वाली इक्वेशन एसिम्पटोट की इक्वेशन होगी जिस पे सिर्फ डिनोमिनेटर 0 हो और न्यूमिनेटर 0 ना हो। जैसा कि अगर आप यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करते हैं तो ऊपर भी 0 बन जाता है और नीचे भी 0 बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के लिए इसका जो ग्राफ है ना उसके पर एक एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि वहाँ पर एक होल एग्जिस्ट करता है। तो x इक्वल टू 2 जो है ये एसिम्पटोट की इक्वेशन नहीं है बल्कि सिर्फ x इक्वल टू -2 एसिम्पटोट की इक्वेशन है। बिकॉज जब यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो ऊपर -4 बनेगा, नीचे 0 बनेगा, यानी कि x इक्वल टू -2 पे ये फंक्शन जब इन्फिनिटी बनेगा तो x इक्वल टू -2 पे क्या होगा? एक वर्टिकल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि x इक्वल टू -2 वर्टिकल एसिम्पटोट की इक्वेशन होगी। तो कौन सी ऑप्शन हुई? रिक्वायर्ड ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन एंड नॉट डेल्टा ऑप्शन, यानी कि x इक्वल टू 2 वाला हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। यहाँ पर आपके पास एक एक्सप्रेशन है m रेज़्ड टू पावर k a रेज़्ड टू पावर mx log a रेज़्ड टू पावर k इज़ द केथ डेरिवेटिव ऑफ। आपने बताना है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना कौन सी ऑप्शन का केथ डेरिवेटिव करने से आता है। तो हम ऑप्शन से इसको चेक करेंगे। अगर आप अल्फ़ा ऑप्शन पे गौर करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है log a के साथ लिखा हुआ है kx। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, लॉग वाली वैल्यू का जब डेरिवेटिव करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है? लॉग के साथ जो वैल्यू होती है ये डिनोमिनेटर में आ जाती है, फिर उसका आगे डेरिवेटिव लेते हैं तो इसमें बनेगा 1/kx। लेकिन जो हमें आंसर दिया हुआ है ना उसमें जो x है वो डिनोमिनेटर में नहीं है। इसका मतलब ही हुआ कि अल्फ़ा ऑप्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरह से डेल्टा की पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। अगर आप बीटा और चार्ली में देखते हैं तो बीटा में लिखा हुआ है a की पावर kx और चार्ली में लिखा हुआ है a की पावर mx। जो हमारे पास रिजल्ट दिया हुआ है ना उसमें a की पावर mx लिखा हुआ है। इसका मतलब भी हुआ कि अगर आप जस्ट ऑब्जर्व करते हैं तो हमें विदाउट एनी कैलकुलेशन गेस हो जाता है कि हमारा आंसर चार्ली है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं।
अगर ए की पावर एम एक्स का kth डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे। ए की पावर का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं? ए की पावर एज इट इज़ आ जाता है और ये जो बेस में कांस्टेंट होता है इसका लॉग आता है और पावर का आगे डेरिवेटिव करते हैं। एम एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? इट विल बी एम। जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये पूरे का पूरा तो कांस्टेंट है, ये साथ वैसे का वैसे ही रहना है, सिर्फ ए की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो वो अगेन क्या होगा? ए की पावर एम एक्स एज इट इज़, और जब बेस का लॉग लेंगे तो अगेन लॉग ए आ जाएगा, वो पहले वाले लॉग ए से मल्टीप्लाई होकर लॉग ए का स्क्वायर बन जाएगा। और पावर का जब आगे डेरिवेटिव करेंगे एम एक्स का डेरिवेटिव एम आएगा, वो पहले वाले एम से मिलके एम स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा? ए रेज पावर एम एक्स लॉग ए का क्यूब हो जाएगा और एम की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह से हर एक बार डेरिवेटिव करने से लॉग ए की पावर एक एक इंक्रीज़ होती जाएगी और m की पावर भी एक एक इंक्रीज़ होती जाएगी। तो अगर आप kth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो a की पावर एम एक्स एज इट इज़ रहेगा और log a की पावर k आ जाएगी और m की पावर भी k आ जाएगी। यानी कि चार्ली ऑप्शन वो ऑप्शन है जिसका kth डेरिवेटिव करने से ये रिज़ल्ट आता है जो उसने स्टेटमेंट में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड ऑप्शन कौन सी हुई? इट इज़ चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यहाँ पर लिखा गया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज़ इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। आपने वो इंटरवल बताना है जिसके लिए फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। यहाँ पर अगेन एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। आपको मालूम है कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है और जो डिक्रीजिंग फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना किस पे डिपेंड करता है? डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे? फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिस ऑप्शन के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो डेरिवेटिव करते हैं। ये एक फंक्शन गिवन है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स। अब इंक्रीजिंग के लिए इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप साइन एक्स को ले जाएँ तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी बन जाएगी। इसके बाद आप ऑप्शंस पे चले जाएं, चेक कर लें कौन सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करती है। जैसा कि अल्फ़ा ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है 0 to π/2, बीटा में लिखा हुआ है π/2 to π, चार्ली में लिखा हुआ है 0 to π/4, डेल्टा में लिखा हुआ है π/4 to π/2। तो हम ऐसा करते हैं, पहले अल्फ़ा ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर आप अल्फ़ा ऑप्शन में देखेंगे ना, इसमें लिखा हुआ है 0 to π/2, लेकिन चार्ली में लिखा हुआ है 0 to π/4, यानी कि जो चार्ली ऑप्शन है वो अल्फ़ा ऑप्शन का सबसेट है। यानी कि जो हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन है वो है 0 से लेके π/2 तक और जो चार्ली ऑप्शन है वो 0 से π/4 तक। तो इसका मतलब भी हुआ कि अल्फ़ा ऑप्शन के लिए हमें पहले चार्ली पे जाना चाहिए। अगर छोटे सेट को ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर देगी देन हम बड़े सेट की तरफ जाएंगे। तो आइए पहले 0 से π/4 के लिए चेक करते हैं। हम ऐसा करेंगे, इसके लिए कोई भी एक पॉइंट उठा लें, उसको यहाँ पर पुट करें, देखिए इनइक्वालिटी 2 रहती है कि नहीं रहती। 0 to π/4 मीन्स 0 to 45, तो 30 डिग्री यानी कि π/6 जो है वो इस इंटरवल के अंदर आता है। हम इसको यहाँ पुट करते हैं। जब पुट करेंगे cos π/6 की वैल्यू आपके पास आती है √3/2 और sin π/6 यानी कि sin 30 का होता है 1/2, तो √3 जो है 1 से ग्रेटर होता है। इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है। इसका मतलब हुआ कि 0 से π/4 इंटरवल के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है, यानी कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अब 0 to π/4 हमारे पास आ गया। इसका मतलब भी हुआ कि अब बीटा और डेल्टा तो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उनमें 0 to π/4 इंक्लूड नहीं है। लेकिन अल्फ़ा जो ऑप्शन है ना, उसमें 0 to π/4 भी इंक्लूड है, बल्कि π/4 से π/2 वाला हिस्सा भी इंक्लूड है। तो इसी तरह से हम इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। जब आप π/4 से π/2 पे जाएंगे, इसमें से आप 60 डिग्री ले लें, π/3 ले लें। जब यहाँ पर π/3 पुट करेंगे तो cos π/3 होता है 1/2 और sin π/3 होता है √3/2। 2 जब कैंसिल होगा तो 1 √3 से ग्रेटर नहीं होता। इसका मीनिंग ये हुआ कि π/4 से π/2 जो इंटरवल है इसने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब है कि ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा हो सकता है? जस्ट चार्ली ऑप्शन जिसमें 0 to π/4 लिखा हुआ है उस इंटरवल के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो ये इंटरवल जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, तो चार्ली ऑप्शन इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप अगर गौर करें, बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ π/2 से π, π/2 से π कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? सेकंड कोऑर्डिनेट।
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है। तो अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट वाले पॉइंट्स यहाँ पर पुट करेंगे तो इनइक्वालिटी कभी भी ट्रू नहीं आएगी। इसका मतलब है कि बीटा हमारा आंसर नहीं हो सकता। और डेल्टा में लिखा हुआ है π/4 से π/2, इसके लिए भी आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने ऑप्शन से इसको वेरीफाई किया, तो ऑप्शन से वेरीफाई करने के नतीजे में हमारा आंसर क्या बनता है, 40 ऑप्शन बनता है। सो 40 द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं जी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। एक फंक्शन आपके पास मौजूद है 1/1 + e⁻1/x इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन इज़ 0 इफ़ x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 इज़। फंक्शन 0 पे कैसा है? अल्फ़ा ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, बीटा में लिखा हुआ है कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, 40 में लिखा हुआ है नीदर कॉन्टीन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, डेल्टा में लिखा हुआ है नॉट कॉन्टीन्यूस बट इज़ डिफरेंशिएबल। यानी कि इस क्वेश्चन में आपने क्या चेक करना है, आपने 0 पे कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। कॉन्टीन्यूटी क्राइटेरिया आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस करके आए हैं कि फंक्शन किसी पॉइंट पे कब कॉन्टीन्यूस होता है, जब वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड हो, लिमिट एग्जिस्ट करे और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो और लिमिट की वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल आ जाए, तो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस होता है। अब डिफरेंशिएबल क्या होता है? जहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे हैंडल करना है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो किसी पॉइंट पे, यानी कि उसका डेरिवेटिव डिफाइंड आ जाए उस पॉइंट पे, तो वह लाजमी तौर पर कॉन्टीन्यूस भी होता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस ना हो तो वह कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। और अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये बात जो है ना आपने याद रखनी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले चेक कर लेंगे कॉन्टीन्यूटी कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो कॉन्टीन्यूस ना हुआ तो फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और अगर कॉन्टीन्यूस हुआ देन हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। जब आप फंक्शन की 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? 0 माइनस का मीनिंग है 0 से लेस वैल्यू। जब यहाँ पर 0 से लेस वैल्यू पुट होगी तो 1/x किसको अप्रोच करेगा? नेगेटिव इन्फिनिटी को। और e की पावर में जब नेगेटिव इन्फिनिटी आता है तो वो किसको अप्रोच करता है? वो 0 का अप्रोच करता है। यानी कि जब x 0 माइनस को अप्रोच कर रहा हो तो e⁻1/x भी 0 को अप्रोच करेगा, तो 1/1 + 0 का आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, जब यहाँ पर आप 0 लिखेंगे और 1/0 बनता है इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी होता है। यानी कि जब x 0 पॉजिटिव को अप्रोच करता है तो 1/x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो फिर e⁻1/x भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच करता है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी का होता है 0 होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं आई है। इसका मीनिंग है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है तो फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि ना तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और ना ही डिफरेंशिएबल है। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई? इट इज़ 40 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x/log(x) इज़ एट पॉइंट। गिवन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, आपने पॉइंट बताना है। ऑप्शंस में x y कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। देखें मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे होती है? उस पॉइंट पे जिस पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे, उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे कौन सी ऑप्शन है जिस पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 बनता है और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव बनता है। तो हम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। x/log(x) फंक्शन गिवन है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप इसके ऊपर कोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर log x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर x का डेरिवेटिव 1, माइनस साइन न्यूमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में log x है, इसका डेरिवेटिव होगा 1/x
और डिवाइड किससे करते हैं, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अगेन सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें, आपको अगेन क्या लगाना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल। डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और 1 का 0, 1/x आ गया, नेगेटिव साइन। न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, पावर रूल लगेगी, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और पावर छोड़ तो बाकी वालों का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x। अब 1/x दोनों में से कॉमन है और लॉग एक्स भी दोनों में से कॉमन है। जो लॉग एक्स कॉमन आएगा वो इसके साथ कैंसिल होगा, नीचे लॉग एक्स की पावर 3 हो जाएगी, और जब 1/x कॉमन लिया उसके लिए नीचे आपने x लगा दिया। यहाँ पर बाकी बच गया लॉग एक्स, यहाँ पर बाकी बच गया माइनस लॉग एक्स माइनस 1 और 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 लॉग एक्स बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 आ जाएगा। लॉग एक्स माइनस 2 लॉग एक्स, ये बनेगा माइनस लॉग एक्स, ये आपके पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब देखें कौन सी ऑप्शन पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 बनता है और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव बनता है। अल्फा में लिखा हुआ है e²√e, अगर आप यहाँ पर e लिखेंगे तो ये 0 बन रहा है, log e 1 होता है। बीटा और डेल्टा ऑप्शंस क्रॉस आउट होगी क्योंकि e की पावर -2 लिखा हुआ है बीटा ऑप्शन में और डेल्टा में 1/e लिखा हुआ है, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 नहीं बनना। अब अल्फा और चार्ली में से देखें दोनों में से किस पे सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव बनता है। तो अगर आप यहाँ पर x की जगह पर e लिखेंगे तो log e तो 1 होता है, 2 - 1 पॉजिटिव, यानी कि दोनों के लिए पॉजिटिव बनेगा। अब दोनों में से आंसर कौन सा होगा, आंसर वो होगा जो गिवन फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप यहाँ पर x की जगह पर e पुट करें तो log e जो है वो 1 होगा, ऊपर e आ जाएगा, यानी कि पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा, वो e ही आएगा। तो कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज़ चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर रिपल इन अ पॉन्ड इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द रिपल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। क्या कहा जा रहा है जी, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर रिपल इन अ पॉन्ड इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस का रेट ऑफ चेंज बताया गया है और सेंटीमीटर पर सेकेंड इंडिकेट कर रहा है कि डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया गया है, यानी कि dr/dt गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद हाउ फास्ट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द रिपल इंक्रीजिंग, मीन टू से आपने एरिया में रेट ऑफ चेंज जो है उसको फाइंड आउट करना है जब रेडियस 10 है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। आप इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप इसका डेरिवेटिव कर लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पाई तो कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से फाइंड करना है तो चेन रूल लगेगा, 2r आ जाएगा, आगे r का डेरिवेटिव dr/dt आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें, 2 पाई एज इट इज़, r की वैल्यू 10 है और dr/dt की वैल्यू 3 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 60 पाई, साथ यूनिट के आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज़ बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट ए बी इज़ दिस, फाइंड पॉइंट ए बी। एक फंक्शन आपको बता दिया गया है, उसके ऊपर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी बता दी गई है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पॉइंट पूछा जा रहा है कि वो पॉइंट बताएं जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ये वाली बनती है। ये फंक्शन गिवन है और ये टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है। आप कैसे पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, आप ऐसा करेंगे कि यहाँ से ना आप टेंजेंट लाइन के स्लोप निकाल लें। लाइन की इक्वेशन से स्लोप कैसे फाइंड होती है, -a/b के फार्मूले से, वो बन गई -24। अब आप डेरिवेटिव लेके स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करें। जो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट है और जो डेरिवेटिव से स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, यानी कि आप सिंपली स्लोप ऑफ टेंजेंट को वेरीफाई कर लें। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। क्वेश्चन रूल लगाएंगे, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ये बन गया 2x², इस 2x को तो मल्टीप्लाई करें 4x² माइनस 2x, -4 में से प्लस के 2 कैंसिल, -2x² -2x ओवर x4, x कॉमन आके कैंसिल। ये आ गया आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आप देखें कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसके लिए इस स्लोप ऑफ टेंजेंट का आंसर क्या बनता है, -24 बनता है। तो अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ अगर आप यहाँ पर 1/8 पुट करेंगे ना तो आंसर -24 नहीं आएगा।
बीटा से भी नहीं आएगा। चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ 1/2 जब इसमें पुट करेंगे ना आप, तो जब यहाँ पे नेगेटिव 1/2 पुट करेंगे, 2 से कैंसिल, ऊपर -3 हो जाएगा, नीचे 1/2 पुट किया, क्यूब हो गया, 8 हो गया, 8 3 -24। यानी कि चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ 1/2 पुट करेंगे ना, तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट वही बनती है जो इस गिवन टेंजेंट की स्लोप है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं तो 1/2 को गिवन फंक्शन में पुट करें। जब यहाँ 1/2 आप पुट करेंगे और यहाँ 1/2 पुट करेंगे तो ऊपर आपके पास क्या बनेगा, ऊपर 2 बनेगा, ये 2 का स्क्वायर नीचे 4 डिवाइड हो रहा, ऊपर एक मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा, यानी कि पॉइंट क्या बनेगा 1/2 8। तो चार्ली ऑप्शन जो हमारा रिजल्ट है ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे अगर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं तो वो ये वाली इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 2x-2 ओवर लॉग ऑफ x-1 टू बेस x। लिमिट का एक सिंपल क्वेश्चन है, हम पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या बनता है। अगर आप 2 पुट करते हैं 2 - 2 बन जाएगा 0, नीचे 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 बनेगा 1। आपको मालूम है कि लॉग की बेस जो चाहे हो, अगर लॉग 1 है तो इसका आंसर 0 होता है, यानी कि क्या बन रहा है, ये 0/0 बन रहा है। अब आपकी बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें फॉर्म बनती है 0/0 और डिफाइंड आंसर लेके आने के लिए आप डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊँगा जो आपने अपनी एंटी टेस्ट की क्लास में डिस्कस भी किया होगा कि जिससे 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म वाले सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आपको किसी भी और टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो शॉर्टकट क्या है कि जब भी 0/0 फॉर्म बने डायरेक्ट लिमिट पुट करने से या इन्फिनिटी बने, आप क्या करेंगे, आप ऊपर वाली फंक्शन की जगह पर इसका डेरिवेटिव लिख दें और नीचे वाले फंक्शन की जगह पर इसका डेरिवेटिव लिख दें, देन लिमिट अप्लाई कर दें, तो जो हमारा आंसर आएगा वही गिवन फंक्शन की लिमिट का आंसर होगा। अब नीचे वाली वैल्यू का जब डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन इसमें लॉग है और इसकी बेस में x लिखा हुआ है, तो इसको पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें कि एक लॉग है, आप इसको 2 लॉग डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ऊपर वाली वैल्यू और डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ इट्स बेस। अब जो नीचे लॉग डिवाइड हो रहा है इसको ऊपर ले जाएं, अब इसका डेरिवेटिव करना इजी होगा। ऊपर वाले फंक्शन की जगह पर इसका डेरिवेटिव लिखें, फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट 2 लगाएंगे, x-2 एज इट इज़, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, उसके बाद क्या आएगा आपके पास प्लस सेकंड फंक्शन लॉग x एज इट इज़, x-2 का डेरिवेटिव 1, नीचे क्या आएगा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं 1/x-1 आ जाएगा और x-1 का आगे डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। आपने क्या किया, ऊपर वाले फंक्शन की जगह पर उसका डेरिवेटिव लिख दिया और नीचे वाले फंक्शन की जगह पर उसका डेरिवेटिव लिख दिया। अब आप लिमिट अप्लाई करें, जब 2 पुट करेंगे 2 - 2 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो log 2 आ जाएगा, जब यहाँ 2 पुट करेंगे 2 - 1 1 नीचे आ जाएगा 1। अब हमारा डिफाइंड आंसर आ चुका है। रिजल्ट किसके को आ गया, नेचुरल लॉग 2 के, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, फॉर द फंक्शन f of x इक्वल टू x-2 मॉड अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बीटा में लिखा हुआ है डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2, चार्ली में लिखा हुआ है नॉट यूनिक टेंजेंट एट x इक्वल टू 2। देखें ये तो आप अपने सिलेबस में ही पढ़ के आए हैं, आपने वहाँ पर x मॉड के बारे में भी पढ़ा है और x-2 मॉड के बारे में भी पढ़ा है कि जिस पॉइंट पे मॉड के अंदर वाली वैल्यू 0 हो जाती है ना, उस पॉइंट पे कभी भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि एक बात हमें पहले से नज़र आ गई है कि 2 पे ये 0 बनता है तो 2 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब बीटा में लिखा हुआ ना डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट x इक्वल टू, ये तो हो ही नहीं सकता। चार्ली ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब होता है टेंजेंट की स्लोप एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट की स्लोप को। तो टेंजेंट की स्लोप एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। तो चार्ली ऑप्शन हो सकती है नो यूनिक टेंजेंट एट x इक्वल टू 2, लेकिन डेल्टा में बोथ a एंड c लिखा हुआ है और अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है x इक्वल टू इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस बात को हम यहाँ पर ज़रा डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले डेरिवेटिव वाली बात को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली बात को डिस्कस करते हैं। देखें, अगर आप इस पर मॉड की डेफिनेशन लगा देते हैं तो डेफिनेशन ऑफ मॉड के मुताबिक x-2 इसका आंसर होगा अगर x-2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, और नेगेटिव x-2 इसका आंसर होगा अगर x-2 लेस दैन 0 है। अगर 2 को इधर लेके जाएंगे इसका मतलब होगा कि जब x 2 से ग्रेटर दैन इक्वल टू है तो फंक्शन ये है,
जब x 2 से लेस है तो फिर फंक्शन ये है, यानी कि 2 से लेस के लिए फंक्शन ये है और 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन ये है। तो जब आप 2 से लेस का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आपके पास आएगा -1, यानी कि 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आएगा और 2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब है कि टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव वाली बात हमारी कन्फर्म हो गई। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं। देखिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में आपने पढ़ा है कि वो पॉइंट होता है जहाँ पर डबल डेरिवेटिव यहाँ तो ज़ीरो होता है, यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, और इसके बिफोर और आफ्टर डबल डेरिवेटिव का साइन लाजमी चेंज होता है। तो अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है अगर 2 के बिफोर और आफ्टर डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा, इसका मीनिंग ये हुआ कि x इक्वल टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। अल्फा ऑप्शन इंक्लूड नहीं हो सकती। कौन सी ऑप्शन होगी? चार्ली ऑप्शन इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। देखिए, 2 के राइट साइड पे इसका ग्राफ कैसा बनता है? पॉजिटिवली इंक्लाइंड लाइन बनती है। और 2 से लेफ़्ट के लिए इसका ग्राफ कैसा बनता है? नेगेटिवली इंक्लाइंड लाइन हमारे पास बनती है। ठीक है, तो 2 के बिफोर और 2 के आफ्टर कनकेविटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब हुआ कि 2 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, टेंजेंट टू द कर्व स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y इक्वल टू 9 इज इंक्लाइंड एट 135 डिग्री टू x एक्सिस एट। आपके पास एक कर्व है और आपके पास इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट बता दिया गया है कि टेंजेंट का इंक्लिनेशन 135 डिग्री है। आपने क्या बताना है? बताना है कौन से पॉइंट पे टेंजेंट का इंक्लिनेशन 135 बनता है। तो अगर इंक्लिनेशन 135 है, जब इंक्लिनेशन का आप टेंजेंट ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो स्लोप बन जाती है, यानी कि टेंजेंट लाइन की स्लोप -1 है। आपने वो पॉइंट बताना है जहाँ पे टेंजेंट की स्लोप -1 है। तो आप ऐसा करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? आप डेरिवेटिव लेके फाइंड करेंगे। ये आपके पास फंक्शन है, आप इसका डेरिवेटिव लें। स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव कैसे होगा? पावर पहले पावर में से एक माइनस, ये बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट x। स्क्वायर रूट y का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर पहले पावर में से एक माइनस, यानी कि 1/2 स्क्वायर रूट y, और आगे फिर y का डेरिवेटिव y प्राइम इक्वल टू के बाद 9 है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट y इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल होना चाहिए? -1 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 के इक्वल होनी चाहिए। नेगेटिव बोथ साइड से कैंसिल हो गया, यहाँ से y इक्वल टू x आ गया। जब यहाँ पर y की जगह पर x लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट x इक्वल टू 9। 2 इधर के डिवाइड होगा, बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा 81/4, यानी कि 81/4 हमारे पास x की वो वाली वैल्यू है जहाँ पर इस कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 होगी, यानी कि इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट 135 डिग्री होगा। इसका मतलब है कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई? चार्ली इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यहाँ पर आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें x और y दोनों क्वेश्चन के अंदर मिक्सअप हैं। आपने dy/dx फाइंड करना है एट x इक्वल टू 0। तो जब भी आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने का आपने शॉर्टकट सीख लिया होगा। मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। क्या शॉर्टकट होता है? आप इस पूरे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बाय कंसिडरिंग y एज अ कांस्टेंट। y को कांस्टेंट समझते हुए x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, उसको ऊपर लिखना है। उसके बाद x को कांस्टेंट समझते हुए y के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लिखना है और उसको नीचे लिख देना है, साथ नेगेटिव साइन लिख देना है। ये हमारे पास बन जाता है dy/dx, जिसको आप इस तरह से भी लिखते हैं -fx/fy, इस तरह भी इसको लिखा जाता है। तो नेगेटिव लगा दिया, ऊपर लिखना है x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव बाय कंसीडरिंग y एज अ कांस्टेंट। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव e की पावर xy का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर xy, और xy का डेरिवेटिव क्या होगा? बढ़ेगा y। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह e की पावर अगर आपके पास ax लिखा हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर ax, और ax का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर y को आपने कांस्टेंट कंसीडर किया हुआ है, e की पावर xy का डेरिवेटिव e की पावर xy, और पावर का डेरिवेटिव कांस्टेंट y आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़,
फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, उसके बाद माइनस वाई, वाई का चूंकि कॉन्स्टेंट समझा हुआ है इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस, 2 पहले पावर में से एक माइनस हो गई, साइन का डेरिवेटिव आ गया cos x। नीचे आपने अब लिखना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और x को आपने कांस्टेंट समझता है, जब x कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो x एज इट इज आ जाएगा। e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर एज इट इज, e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो x आएगा, क्योंकि अब x कांस्टेंट है, y वेरिएबल है। y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ x है, तो ये पूरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो एक ही स्टेप में आप इस तरह से डेरिवेटिव लिख सकते हैं जब फंक्शन कौन सा हो, इम्प्लिसिट हो। अब ये डेरिवेटिव आपको कहाँ पर चाहिए, x इक्वल टू 0 पे चाहिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दें। जब आप यहाँ 0 पुट करेंगे ये सारी टर्म 0, ये जब 0 पुट करेंगे साइन 0 0 होता है, ये वाली सारी टर्म भी 0। जब यहाँ 0 पुट करेंगे e की पावर 0 1, यानी कि ऊपर आपके पास 1 आ जाएगा। नीचे जब 0 पुट करेंगे ये टर्म 0, नीचे रहेगा -1, साथ में ये नेगेटिव लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0 पे डेरिवेटिव किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज़ चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इफ़ s इज हाइट ऑफ अ ट्री एंड t बी द टाइम टेकन फॉर s, देन ds/dt रिप्रेजेंट्स। ds/dt का मीनिंग क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, बिकॉज s हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट का मीनिंग क्या है, ग्रोथ। कौन सी ऑप्शन हुई, इट इज़ चार्ली ऑप्शन। अगर आप अल्फा और बीटा को चेक करते हैं, अल्फा लिखा है वेलोसिटी, वेलोसिटी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और एक्सीलरेशन क्या होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब है कि चार्ली हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इसमें y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्र है, देन डेरिवेटिव ऑफ y स्क्र विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्र इज गिवन बाय। आपने y स्क्र का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट से, एक्स स्क्र के रिस्पेक्ट से। तो जब एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट से करना होता है, इसका शॉर्टकट क्या होता है, जिसका डेरिवेटिव करना होता है उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करना होता है उसका डेरिवेटिव नीचे लिख देते हैं। तो वाई स्क्र का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, आगे y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से y प्राइम, नीचे एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x। y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दें, x माइनस एक्स स्क्र, इसका डेरिवेटिव आगे लिखना है आपने, x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्र का 2x आ गया। ये 2 अप एंड डाउन कैंसिल, एक x भी कॉमन आगे कैंसिल हो गया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन चार्ली ऑप्शन। तो सिंपल ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है nth टर्म ऑफ मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू ई एक्स इज इक्वल टू। मैक्लॉरेन सीरीज़ की जो nth टर्म है आपने वो बतानी है। देखिए मैक्लॉरेन सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x f प्राइम 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम 0 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम 0 प्लस अप टू सो ऑन एक्स एन ओवर n फैक्टोरियल f n 0 प्लस अप टू सो ऑन। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब आपसे क्या पूछी गई है, nth टर्म पूछी गई है, तो ख्याल रखिएगा ये x की पावर n वाली जो टर्म है ये nth टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, ज़रा गौर के नहीं। अगर डेरिवेटिव फर्स्ट है तो ये इसकी सेकंड टर्म है, अगर डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है तो ये इसकी थर्ड टर्म है, अगर डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 है तो ये फोर्थ टर्म है। तो डेरिवेटिव का अगर n है तो ये इसकी nth टर्म नहीं बल्कि कितनी टर्म है, n प्लस 1th टर्म है। तो अगर आपको nth टर्म चाहिए तो इसमें n की जगह पे क्या लिखेंगे, n माइनस 1 लिखेंगे, तो ये इसकी nth टर्म है। अब इसमें f n माइनस 1 0 चाहिए, उसके लिए फंक्शन बता दिया हुआ है, e की पावर x का जितनी बार चाहे डेरिवेटिव करें आंसर e की पावर x ही आना है, यानी कि n माइनस 1th डेरिवेटिव भी e की पावर x आएगा। हमें 0 पे चाहिए, जब 0 पुट करेंगे e की पावर 0 1, जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कौन सी ऑप्शन में मौजूद है, इट इज़ इन बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 इज़ अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लिमिट का क्वेश्चन है। आप पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करके चेक करेंगे, जब यहाँ π/4 पुट करेंगे टेंजेंट π/4 1, 1 माइनस 1 0, यहाँ π/4 पुट करेंगे 4 4 से कैंसिल, पाई माइनस पाई 0। जब भी 0 ओवर 0 फॉर्म बने आपको किसी और टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाली वैल्यू की जगह पर इसका डेरिवेटिव लिख दें, नीचे वाले की जगह पर इसका डेरिवेटिव लिख दें बस। 1 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x, नीचे 4x का डेरिवेटिव 4, पाई कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। अब लिमिट पुट कर दें सेकंड π/4,
चूँकि सीकेंड कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस पाई बाय 4 1/√2 होता है, तो सीकेंड पाई बाय 4 क्या होगा, √2 होगा। इसके ऊपर स्केयर लिखा हुआ है, अब स्केयर के रूट से कैंसिल, ऊपर 2 नीचे 4, 2/4 1/2 हो जाएगा, साथ नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव 1/2 हमारा आंसर आ गया, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है। y इज इक्वल टू ई की पावर टेंजेंट x गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, कॉस स्केयर x डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, ये आपने फाइंड करना है। तो आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। आपने क्या करना है, पहले आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद आपने उसको कॉस स्केयर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए ई की पावर टेंजेंट x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर टेंजेंट x एज इट इज़, और टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्केयर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ई की पावर टेंजेंट x एज इट इज़, सीकेंड स्केयर का डेरिवेटिव करें, पावर रूल लगेगा, 2 पहले, सीकेंड x एज इट इज़, आगे फिर सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट, फिर प्लस का साइन, सीकेंड स्केयर सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट है ई की पावर टेंजेंट x, तो ई की पावर टेंजेंट एज इट इज़, आगे टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर। तो अब आप ज़रा गौर कीजिए, जो दोनों हमारे पास टर्म्स हैं उनमें से ई की पावर टेंजेंट x और सीकेंड स्केयर x कॉमन आ रहा है। जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बाकी बचेगा 2 टेंजेंट x प्लस सीकेंड स्केयर x। अब चूंकि जितनी भी ऑप्शंस हैं सब ऑप्शन में डी वाई ओवर डी एक्स लिखा हुआ है, तो जो आपने कॉमन लिया ना ई की पावर टेंजेंट x इंटू सीकेंड स्केयर, इसकी जगह पे लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है जो आपने सेकंड स्टेप में फाइंड की है। ये आपके पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव इन द फॉर्म ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। हमें रिजल्ट चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव को कॉस स्केयर से मल्टीप्लाई करना है, कॉस स्केयर से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट के अंदर आके कॉस के दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, टेंजेंट को लिख दिया साइन ओवर कॉस और सीकेंड स्केयर को लिख दिया 1 ओवर कॉस स्केयर। अब सेकंड टर्म में कॉस स्केयर से कैंसिल हो गया, 1 बन गया, फर्स्ट टर्म में एक कॉस कैंसिल हो गया, बच गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो कि साइन 2x इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 1 प्लस साइन 2x डी वाई बाई डी एक्स, जो कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इट इज़ इन डेल्टा ऑप्शन। तो एंटी टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं होती, बस कैलकुलेशन बेस्ड होता है, तो कैलकुलेशंस की भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इफ़ वी रिप्लेस x by x plus 4 इन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x mod, देन ग्राफ विल मूव। अल्फा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड बाय 4 यूनिट, बीटा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड बाय 4 यूनिट, चार्ली ऑप्शन है वर्टिकली अपवर्ड बाय 4 यूनिट, डेल्टा ऑप्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड बाय 4 यूनिट। अपने एंटी टेस्ट के लेक्चर में आप ये सारी के सारी कंडीशंस डिटेल से पढ़ के आए हैं, आप दोबारा भी यहाँ पे देख सकते हैं। जब आप x को रिप्लेस करते हैं x प्लस 4 से, तो ग्राफ क्या करता है, नए फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो 4 यूनिट जो है वो लेफ्टवर्ड मूव करता है, और जब आप x को रिप्लेस करते हैं x माइनस 4 से, तो जो नया फंक्शन बनता है उसका ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टली राइट वर्ड मूव कर जाता है 4 यूनिट्स। और जब फंक्शन के बाहर आप 4 ऐड करते हैं, नंबर 3 पर जो लिखा हुआ है, तो ग्राफ जो है वो 4 यूनिट्स अपवर्ड मूव कर जाता है, और जब फंक्शन में से 4 माइनस करते हैं तो ग्राफ 4 यूनिट्स डाउनवर्ड मूव कर जाता है। तो यहाँ पर आपने x को किससे रिप्लेस किया है, x प्लस 4 से, तो फंक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड मूव करेगा 4 यूनिट्स, कौन सी ऑप्शन हुई, अल्फा ऑप्शन। ये जो शिफ्ट की कंडीशंस और स्ट्रेच और कंप्रेस की कंडीशंस आपने अपने एंटी टेस्ट के लेक्चर में पढ़ी हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखना लाजमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आइए, यहाँ पर लिखा हुआ डोमेन ऑफ द फंक्शन 4x माइनस एक्स स्क्वायर रूट। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इसके हमें डोमेन बतानी है। स्क्वायर रूट की फॉर्म में जब भी फंक्शन आता है, डोमेन कैसे बताते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जिसके लिए फंक्शन कैसा हो, रियल और डिफाइंड हो। अब इस इनइक्वालिटी को जस्ट आपने सॉल्व करना है। आप चाहें तो ऑप्शन से इसको वेरीफाई भी करवा सकते हैं, वो वाली ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन होगी जिसको सेटिस्फाई करेगी, या ये सिंपल इनइक्वालिटी है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बनेगा, और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। x कॉमन ले लें तो बनेगा x इंटू एक्स माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा दें आप, जब भी आपके पास होता है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस दैन इक्वल टू 0 और a लेस दैन b होता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, x इज़ ग्रेटर दैन a एंड लेस दैन b। तो यहाँ पे भी ये जो x लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 0, यानी कि a की जगह पर 0 है और b की जगह पर 4 है,
इसका मीनिंग होगा कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर आ गया जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 अगेन लिमिट का क्वेश्चन है जी। जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे cos 0 1 होता है, 1 - 1 0, नीचे भी 0। अगेन कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। अगेन आप डेरिवेटिव वाला शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब आप क्वेश्चन को देखकर अंदाज़ा कर लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपने जो टेक्निक्स पढ़ी हैं आप उन्हीं को भी यूज़ कर सकते हैं। अब 1 - cos का क्वेश्चन जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आपने अपनी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जिसमें 1 - cos आता है। तो जहाँ पे भी 1 - cos आता है, आप वहाँ पर क्या करते हैं, आप वहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो आप यहाँ पर 1 - cos का फार्मूला लगाएं 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 का, 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे रहेगा sin x/x। अब sin x/x पे जब लिमिट अप्रोच कर रही होती है x अप्रोच टू 0, तो इसका आंसर 1 होता है, तो आंसर क्या रहेगा, स्क्वायर रूट 2। और अगर आपको ये टेक्निक ना आती हो तो डेरिवेटिव वाली टेक्निक हर कहीं लग सकती है, जहाँ पर भी 0/0 बने या ∞/∞ बने, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के इजी क्वेश्चन मेन टेस्ट में आते हैं, ये ना समझिएगा कि सारे डिफिकल्ट आते हैं। इजी क्वेश्चन भी आते हैं, फिर एवरेज भी आते हैं, फिर डिफ़िकल्ट भी आते हैं। तो हर किस्म के क्वेश्चन की आपको ने प्रैक्टिस करनी होती है। देखिए ये क्वेश्चन क्यों इजी है, फंक्शन गिवन है जी, फंक्शन x के इक्वल है अगर x रैशनल नंबर है, और फंक्शन स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स है, और अगर x इरेशनल है, आपसे क्या रिक्वायर्ड है, f ऑफ स्क्वायर रूट 3। यानी कि सिंपली आपने फंक्शन में x की जगह पर स्क्वायर रूट 3 को पुट कर देना है। अब स्क्वायर रूट 3 क्या है, इरेशनल है, तो स्क्वायर रूट 3 किस में पुट होगा, इसमें पुट होगा, इसमें पुट नहीं होगा। इसमें स्क्वायर रूट 3 पुट कर दें, कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो स्क्वायर रूट 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है ex माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज सच दैट, चारों ऑप्शन पे गौर करें ना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है, यानी कि हमें एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना चाहिए। फिर देखेंगे राइट साइड क्या बनती है। ले जी, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ एक्स है उसका हमने नेगेटिव एक्स से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे नेगेटिव एक्स आ गया, यहाँ पे नेगेटिव एक्स देखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें से अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं तो नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, दोबारा फंक्शन बन जाएगा, यानी कि आंसर आएगा नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो ये कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इट इज़ इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, यहाँ पर कहा गया है रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग x टू बेस a। सिंपल लॉग फंक्शन गिवन है। सिंपल फंक्शन की डोमेन रेंज भी पूछी जा सकती है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ही डोमेन रेंज पूछी जाए ये बात ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि एंड टेस्ट में सीधे सीधे और सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉजिकल भी आते हैं, एवरेज भी आते हैं, डिफ़िकल्ट भी आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी जो वेरी इजी क्वेश्चन है ना, ये उसी कैटेगरी में आता है कि लॉग फंक्शन की डोमेन और रेंज आपने अपने सिलेबस के अंदर पढ़ी हुई है। लॉग की डोमेन क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या होती है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। 0 का लॉग नहीं होता और नेगेटिव वैल्यूज़ का लॉग भी नहीं होता। 0 से बड़ी पॉजिटिव जो वैल्यूज़ हैं ये सब वैल्यूज़ का लॉग होता है। और रेंज में तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन में आपसे रेंज पूछी गई है, तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग आप इसका आंसर बता सकते हैं, बीटा इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन 55 इज़ अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1 + 1/n लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। जब भी इस तरह की शेप आती है तो आपके माइंड में ये फार्मूला आता है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इक्वल टू e। तो यहाँ पर x एक्स्ट्रा है, इसको होल की पावर बना देंगे। अब इस लिमिट के अकॉर्डिंगली इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, e ऊपर है x, तो e रेज़ पावर x इसका आंसर आ जाता है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, उसके लिए भी शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है कि आप सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे n से कैंसिल होगा, जो बाकी बचता है उसको e की पावर में लिख दें, वो इसका रिजल्ट होता है। जैसा कि अगर आपके पास लिखा हो 1 + 6/n लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपके पास लिखा हो 3n, तो इसका आंसर क्या होगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, n कैंसिल होगा, 6 × 3 = 18, e रेज़ पावर 18 इसका आंसर होगा। ये शॉर्टकट भी आप अपने एंटी टेस्ट के लेक्चर के अंदर भी पढ़ चुके होंगे, बहरहाल यहाँ पर मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन है x² + y² = a²। आपने बताना है कि ये इवन है कि ऑड है।
देखिए इसके लिए ये कंडीशंस हैं आपने अपने एंट्रेंस के लेक्चर के अंदर पढ़ी हैं। अगर f ऑफ माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू आ जाए f ऑफ एक्स वाई, यानी कि x को नेगेटिव x से रिप्लेस करने से कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। और जिसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ऐसा रिलेशन क्या होता है, वो इवन रिलेशन होता है। सेकंड कंडीशन देखिए, अगर f ऑफ नेगेटिव x नेगेटिव y f ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाए, यानी कि x को नेगेटिव x और y को नेगेटिव y से रिप्लेस करें एक साथ और कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसा जो रिलेशन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है वो एक्चुअली ऑड रिलेशन होता है। तो ये एक साथ में इवन भी है और ऑड भी है। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज़ चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 57 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो जाए या एग्जिस्ट ना करे। अब चूंकि ये पोलिनोमियल है, यहाँ पर डज़ नॉट एग्जिस्ट वाला केस तो नहीं बनेगा, ज़ीरो वाला केस बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पे ज़ीरो बनता है। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, पावर लगाएंगे, पावर पहले पावर में से एक माइनस पावर छोड़कर बाकी वैल्यू का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। जब इसको जीरो की इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो x इक्वल टू 4 पे क्या है जी, क्रिटिकल पॉइंट है। तो कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, बीटा ऑप्शन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 58, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी कॉन्टीन्यूस ऑन द इंटरवल a टू b इफ़। क्लोज इंटरवल की कॉन्टीन्यूटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर एक फंक्शन किसी पूरे क्लोज इंटरवल के ऊपर कब कॉन्टीन्यूस होता है। ये 3 कंडीशंस आपने याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, यानी कि ए और बी बाउंड्री नंबर्स को छोड़ के हर पॉइंट पे जो फंक्शन की लिमिट है और वैल्यू ऑफ फंक्शन है उसको इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि ये जो ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इस पे राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होना चाहिए। इसको आप बोलते हैं राइट कॉन्टीन्यूटी। और जो बी पॉइंट है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन को इक्वल होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कॉन्टीन्यूटी एट बी, यानी कि इंटरवल के अंदर हर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। ए पे राइट कॉन्टीन्यूटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, बी पे लेफ्ट कॉन्टीन्यूटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन इस क्लोज इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूस है। तो यहाँ पर ये तीनों कंडीशंस जो हैं अल्फ़ा बीटा और चार्ली ऑप्शंस में गिवन है और डेल्टा में ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है। सो डेल्टा इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पर एक ग्राफ आपको बना के दे दिया गया है और आपसे लिमिट पूछी गई है 0 पे। देखें ग्राफ से भी आपको चेक करना आना चाहिए कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, डिसकॉन्टीन्यूस है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। और अपने जो चैप्टर 1 का जो लेक्चर है एंटी टेस्ट का, उसके अंदर आपने इसको ज़रूर पढ़ भी लिया होगा। देखें ये ग्राफ गिवन है। अगर आप 0 पे लिमिट फाइंड करना चाहते हैं तो हम देखते हैं 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। जैसे जैसे आप 0 के करीब करीब आते जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू क्या है, हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू -1 है। इसका मतलब है कि 0 के करीब करीब भी फंक्शन की वैल्यू -1 है, यानी कि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है। अब 0 पे राइट हैंड लिमिट देखना चाहते हैं तो राइट साइड से 0 की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, वो 1 बन रही है, तो 0 के करीब भी 1 बनेगी। इसका मतलब कि 0 पे राइट हैंड लिमिट 1 है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती तो हम कहते हैं कि लिमिट क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। कौन सी ऑप्शन होगी, डेल्टा ऑप्शन विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट। एक चीज़ और देखें, 0 से लेफ्ट के लिए ये पैच है ग्राफ का, 0 से गड्ढे के लिए ये पैच है। इसका मतलब है 0 पे ग्राफ टूटा भी हुआ है, इसका मतलब है कि 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी है। ठीक है, तो बहरहाल जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की तो जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं हो सकता। सो डेल्टा हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है, कहा जा रहा है कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x = 1 देन a की वैल्यू फाइंड करें। अब यहाँ पहले भी बात डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो लाजमी तौर पर कॉन्टीन्यूस भी होगा। चूँकि यहाँ पर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप चाहें तो कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन लगा के भी a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़रा लगा के चेक करते हैं। अगर आप कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल होना चाहिए।
जब x 1 से लेस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यूज़ होगा x प्लस ए, जब x 1 से ग्रेटर है तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यूज़ होगा ए एक्स के प्लस 1। अगर दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर 1 पुट करेंगे 1 प्लस ए, यहाँ 1 पुट करेंगे यहाँ पर भी ए प्लस 1 बन जाएगा। अब यहाँ से तो ए की वैल्यू फाइंड ही नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ए जो मर्जी हो हमेशा लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि फंक्शन हमेशा ही कॉन्टीन्यूस है, प्रॉब्लम सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी पे आना है। तो इसका मतलब है कि अब हमें मजबूरन डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन लगानी पड़ रही है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल होना चाहिए अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 1 से लेस के लिए आप इसका डेरिवेटिव लें, x का डेरिवेटिव 1, a का 0, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1। जब राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2ax, 1 का तो 0 हो जाएगा, और जब इसमें आप 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2a। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी कि इसका 1 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल होना चाहिए। आप दोनों को इक्वेट कर लिया, 2 इधर आके डिवाइड हो गया तो एक वैल्यू क्या बन गई, 1/2 बन गई। यहाँ पर आपने ना एक बात का ख्याल रखना है, तो वैसे तो आप जब डेरिवेटिव निकालते हैं ना किसी पॉइंट पे, तो आपके पास डेरिवेटिव एट पॉइंट ए का फार्मूला क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। आप इस तरह से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो लेफ्ट डेरिवेटिव कहलाता है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं राइट डेरिवेटिव कहलाता है। लेकिन पीस वाइज फंक्शन में ना हमारे लिए आसानी हो जाती है, हम इस फार्मूले के बगैर ही डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। आप सिंपल तरीके से डेरिवेटिव ले लेते हैं और पॉइंट पुट कर देते हैं तो वो राइट डेरिवेटिव बन जाता है, और दूसरे वाले का आप डेरिवेटिव लेके पॉइंट पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन जाता है। इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करने का। तो बहरहाल इक्वल रख के आपने ए फाइंड कर लिया, 1/2 कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन अल्फा ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की डिस्कशन कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।